आगे चलते हैं कविता के दूसरे अनुच्छेद की ओर। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। शब्दार्थ में कोई समस्या नहीं होगी। मुरझाना आप जानते हैं, महकना, सुगंध बिखेरना। आइए देखते हैं कविता की व्याख्या। जिस प्रकार कवि ने कविता की तुलना चिड़िया से की, उसी प्रकार यहाँ कविता के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए, उसकी संभावनाओं और उसकी व्यापकता को प्रतिपादित करने के लिए कवि ने यहाँ कविता के भाव और मर्म की तुलना फूलों से की है। कविता की विकास प्रक्रिया और उससे प्राप्त होने वाले आनंद की फूलों के खिलने से तुलना की गई है। कवि कहता है कि कविता का खिलना फूलों के खिलने की तरह ही है, लेकिन कविता के खिलने और फूलों के खिलने में एक सूक्ष्म अंतर है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कि कविता का बनकर विकसित होना और उसका चिरंतन बने रहना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, जिस प्रकार कविता की उड़ान बाहर भीतर इस घर उस घर बनी रहती है, उसी प्रकार कविता की जो सुगंध है, उसका जो सौंदर्य है, वह बाहर भीतर इस घर उस घर यानी प्रत्येक घरों में बिना मुरझाए महकते हुए प्रसारित होता रहता है। और बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। और जिस प्रकार कविता बिना मुरझाए अपनी सुगंध पूरे विश्व में फैलाती रहती है, उसका महत्व, उसकी तुलना फूलों से नहीं की जा सकती है। अर्थ यह है कि फूल के खिलने के बाद उसके जीवन और मुरझाकर समाप्त हो जाने की एक निश्चित अवधि होती है, जबकि कविता एक बार विकसित होकर जीवन पाकर अमर और अमिट हो जाती है। यानी एक बार जब कविता का निर्माण हो जाता है तो वह अनेक पाठकों द्वारा पढ़ी जाती है, और जितना पढ़ी जाती है उतना ही उसका महत्व बढ़ता है। आप लोग इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कविता के बहाने कविता ही है। उसे आज हम पढ़ रहे हैं, आपके विद्यालय के सभी बच्चे, फिर पूरे भारतवर्ष के कक्षा 12वीं के सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। अर्थात एक कविता प्रत्येक घरों में जा रही है और उसे पढ़ा जा रहा है और उसका महत्व बना हुआ है। और इस प्रसार और व्यापकता को ही कवि ने यहाँ बिना मुरझाए महकने अर्थात सुगंध फैलाने से तुलना की है। कवि कविता के खिलने का मर्म समझाते हुए कहता है कि कविता का निर्माण होना अर्थात कविता का खिलना, लेकिन इस कविता के खिलने की तुलना हम फूलों के खिलने से नहीं कर सकते, क्योंकि फूल खिलते हैं, सुंदर लगते हैं, सुगंध देते हैं, लेकिन उनकी यह सुंदरता और सुगंध कुछ दिनों के लिए ही रहती है। जब तक वो खिले रहते हैं, सुगंध देते हैं, मन में आनंद है, उत्साह है, लेकिन जब वे मुरझा जाते हैं तो वह हमें थोड़ा उदासी से भर देते हैं। लेकिन कविता फूलों की भांति एक बार खिलकर मुरझाती नहीं, बल्कि सदैव नए अर्थ ग्रहण करके विकासशील एवं जीवित बनी रहती है। जितने लोग पढ़ेंगे उतने तरह से कविताओं का रसास्वादन करेंगे, उतने तरह के अर्थ वह ग्रहण करेंगे। इसलिए कविता की तुलना फूलों से नहीं की जा सकती। काव्य सौंदर्य देखते हैं।
यहाँ कविता के खिलने यानी निर्मित होने की प्रक्रिया की तुलना की गई है फूलों के खिलने से। कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है तथा प्रश्नालंकार भी है। भाषा अत्यंत प्रभावशाली है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग दर्शनीय है। इसके साथ ही मुरझाए, महकने, माने आप देख रहे हैं यहाँ म की आवृत्ति है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। इसके साथ ही दृश्य बिंब है और घ्रातव्य बिंब भी है, क्योंकि महकना यानी कि सूंघना, सूंघने से संबंध है, सूंघने का चित्रण है, इसलिए यहाँ घ्रातव्य बिंब है अर्थात सूंघने से संबंधित, और दृश्य बिंब है फूलों के खिलने से, उसके सौंदर्य से का वर्णन यहाँ पे किया गया है, इसलिए यहाँ दृश्य बिंब भी है। आगे चलते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। जानना का अर्थ यहाँ पे हो गया समझना। यहाँ कवि अब कविता की तुलना एक बच्चे से कर रहा है और उनके खेल से कर रहा है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि कहता है कि कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही होती है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार बच्चों का मन रमता है खेलने में, उसी प्रकार कविता भाव, विचारों और शब्दों के खेल खेलती है। जिस प्रकार बच्चों के खेल में सीमा का कोई स्थान नहीं होता और उनके खेल सभी स्थान पर हो सकते हैं, विभिन्न सामग्रियों से हो सकते हैं, अर्थात विधि और निषेध, क्या करना है क्या नहीं करना है, बच्चों का खेल इससे परे होता है। वैसे ही कविता भी होती है। बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। जिस प्रकार बच्चा अपने खेल में बाहर भीतर इस घर उस घर किसी भी सीमा को नहीं मानता है और उसके मन में किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति, किसी भी घर के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं होता, उसी प्रकार कविता भी है जो सबके लिए समान है, सबके लिए समान संदेश देती है और सबके द्वारा समान महत्व से पढ़ी भी जाती है। और जिस प्रकार बच्चों में भविष्य है, विकास की असीम संभावनाएं हैं, उमंग है, उत्साह है, क्षमता है, उसी तरह कविता में भी अर्थ की व्यापकता की अनेकों नेक संभावनाएं हैं। उसमें रचनात्मक ऊर्जा है। रचनात्मक ऊर्जा यानी कुछ भी रचना करने की शक्ति। अभी हमने पतंग कविता पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि बच्चे खेल खेल में अनेक खतरों का सामना कर लेते हैं और निडर बन जाते हैं। उनके लिए भी उनके खेल में पतंग उड़ाने के समय कोई भी सीमा बाधा नहीं बनती। उसी प्रकार बच्चों का खेल होता है जिसमें कोई भी सीमा बाधा नहीं बनती। तो एक कवि के लिए कविता रचना एक खेल के समान है। खेल का अर्थ यह नहीं कि यह बहुत आसान है। खेल का अर्थ यह है कि कवि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए अपने शब्दों, अपनी कल्पनाओं से खेलता है, तब जाकर एक कविता का निर्माण होता है। भेदों के बंधन से ऊपर उठकर सबको एक कर देने का अर्थ बच्चे ही जानते हैं। जैसे किसी भी छोटे बच्चे को आप मना करिए कि तुम्हें इस बच्चे से बात नहीं करनी है, उनके घर नहीं जाना है, लेकिन बच्चा मौका मिलते ही बात भी करता है और उस घर में भी जाता है। क्यों? क्योंकि वह साफ मन का है, वह नासमझ है, उसे किसी भी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष समझ में नहीं आता और महत्व नहीं रखता।
अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार बच्चे अपने पराये का भेद नहीं जानते, उन्हें सभी घर अपने ही जैसे लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता के स्तर पर सारा संसार अपना है, आत्मीय है। उसका उद्देश्य कविता द्वारा सार्थक एवं रचनात्मक विचार अथवा संदेश को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना है। तो सब घर एक कर देने के माने यहाँ यही हुआ कि जिस प्रकार बच्चे किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए कहीं भी खेलने के लिए चले जाते हैं, उसी प्रकार कविता भी कोई भेदभाव नहीं रखती किसी भी देश समाज में। उसका उद्देश्य अपना संदेश और विचारों को घर घर तक और लोगों तक पहुंचाना है। और जिस प्रकार बच्चों के खेल में असीम संभावनाएं हैं, उसी प्रकार कविता में भी असीम संभावनाएं हैं। उसकी स्थिति कहीं भी संकटग्रस्त नहीं है। जिस प्रकार बच्चों में निरंतर विकास होता रहता है और निरंतर प्रगति पर बढ़ते रहते हैं, उसी प्रकार कविता भी भावनाओं, कल्पनाओं का सहारा लेकर निरंतर विकसित होती है, निर्मित होती है और लोगों के घर घर तक पहुंचकर पढ़ी और सराही जाती है। और लोग कविताओं के माध्यम से अपने घर, समाज, देश, भावनाओं, व्यक्तित्व, कृतित्व सभी को समझ पाते हैं। आइए देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। कविता और बच्चों के खेल की तुलना के माध्यम से यहाँ कवि ने बच्चों के मनोभाव और कविता के भाव में समानता प्रकट की है। बच्चों के खेल नियम और सीमा से और उसके बंधनों से मुक्त होते हैं, उसी प्रकार कविता भी कुछ ऐसी ही होती है। यह घर, वह घर, सब घर तथा बाहर भीतर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और आप दुकान भी देख रहे होंगे, यहाँ सबके पढ़ते समय सबके अंत में र र र की आवृत्ति बार बार आ रही है। सब घर एक कर देने के माने कहकर कवि ने बच्चों की आत्मीयता और भेदभाव रहित होने के गुण को दर्शाया है। बच्चे और कविता को एक जैसा बताने में दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव में वृद्धि करते हुए दिखाई देते हैं और कवि का यह उद्देश्य पूर्ण होता है कि कविता की संभावनाएं असीम हैं। तो आपने देखा अत्यंत सरल और सहज शब्दों में कवि कुंवर नारायण ने कविता के महत्व को यहाँ प्रतिपादित कर दिया, कविता के बहाने, कविता के माध्यम से। यह कविता पढ़ते हुए बार बार मुझे आप ही के आरोह के एक पाठ उमा शंकर जोशी की कविता छोटा मेरा खेत की याद आ रही थी। इस कविता में कवि ने कविता को कहा है, रस का अक्षय पात्र सदा का मेरा छोटा खेत चौकोना। यहाँ कवि ने कविता की तुलना कृषि कर्म से की है और उन्होंने कविता को रस का अक्षय पात्र कहा है। अक्षय पात्र वह पात्र जिसमें से कोई भी वस्तु समाप्त नहीं होती। उसी प्रकार कविता भी एक रस के अक्षय पात्र की तरह है। रस का अर्थ है आनंद, यानी कविता पढ़ने पर हमें जो भावनाओं के आनंद की अनुभूति होती है वह अक्षय है। जैसे यहाँ पर कविता की तुलना कवि ने चिड़िया से, फूल से और बच्चे से करके बताया है कि कविता सर्वव्यापक है और उसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। उसी प्रकार कवि उमा शंकर जोशी जी ने भी कविता के अस्तित्व और उसके महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना, यानी जो मेरा कागज़ का पन्ना है जिस पर मैं कविताएं लिखता हूँ, वो कविताएं निर्मित हो गई हैं और वह रस के अक्षय पात्र हैं जो कभी समाप्त
नहीं हो सकती और इसे जितना बांटा जाएगा ये उतना ही बढ़ेगी। तो उस कविता का अस्तित्व कभी भी संकट में नहीं है। आवश्यकता है हमें अपने मन की भावनाओं और संवेदनशीलता को प्रत्येक स्थिति में बरकरार रखकर मानवीय गुणों से युक्त होने की। तो इस प्रकार यह कविता हमने पढ़ी। आशा करती हूँ कि आप सभी को कविता समझ में आई होगी।